गुड मॉर्निंग गाइस। हमने पिछले लेक्चर में आरबीसी तक पढ़ा था, अब हम डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। तो डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी जो होता है प्रोड्यूस होता है बोन मैरो से, और इसका टोटल काउंट जो होता है 6000 से 8000 mm³ होता है। और जब भी हम कोई टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो जो टीएलसी काउंट होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी का काउंट। टीएलसी मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ओके, उसके बाद डब्ल्यूबीसी अगर हमारी ब्लड में डिक्रीज़ हो जाए तो उसको हम ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं। ठीक है, अगर एबनॉर्मली इंक्रीज़ होने लग जाए, जैसे कि ज़रूर से ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाए हमारी बॉडी में, तो हम उसको क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया, और ये ब्लड कैंसर होता है। डब्ल्यूबीसी दो तरह के होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स तो होते हैं आगे टू टाइप के, फर्दर टू टाइप में डिवाइड होते हैं, जैसे एक मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और ग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर 3 टाइप्स में फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, ईसिनोफिल्स एंड बेसियोफिल। ठीक है, अब हम इन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ये है न्यूट्रोफिल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में। न्यूट्रोफिल जो होता है हमारे ब्लड में, मतलब डब्ल्यूबीसी 60 to 70% ऑफ न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी में 60 to 70% ऑफ न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा यही होते हैं। डायमीटर इनका होता है 10 to 12 माइक्रोन मीटर। और ये कलर याद रखें, कलर पूछा जाता है। पेल लाइलेक ग्रेन्यूल्स होते हैं, पेल लाइलेक ग्रेन्यूल्स। और न्यूक्लियस जो होता है इसके 2 to 5 लोब्स होते हैं, 2 to 5 लोब्स होते हैं, और कनेक्टेड बाय स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमेटिन। तो ये जो होता है ये कनेक्टेड होता है स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमेटिन से। और फंक्शन क्या होता है इसको, फाइगोसाइटोसिस करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया विद लाइजोसोम्स। जो हमारी बॉडी में जब मतलब ये हमें बचाता है, ये बैक्टीरिया वगैरह का फाइगोसाइटोसिस करता है। और उसके बाद ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है न्यूट्रोफिल्स का। सेकंड हम आते हैं ईसिनोफिल जो होता है हमारा 2 to 4% हमारे डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है। और इसका कलर क्या होता है, रेड ऑरेंज ग्रेन्यूल, ये कलर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद जो रेड ऑरेंज ग्रेन्यूल होता है फिल विद साइटोप्लाज्मा, 2 लोब्स होते हैं, 10 to 12 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं, रेजिस्ट इन्फेक्शन एसोसिएटेड। जब भी हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उससे हमें ये बचाता है। ठीक है, और ये है ईसिनोफिल का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं बेसियोफिल। रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है हमारी बॉडी में, और ये इसके 2 लोब्स होते हैं। फंक्शन इसका होता है, ये रिलीज़ करता है हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन। हिस्टामिन जो होता है मास्ट सेल से रिलीज़ होता है, म्यूकस रिलीज़ करता है हमारे ब्लड वेसल्स में। सीरोटोनिन जो होता है वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। हिपैरिन जो होता है एंटीकोगुलेंट होता है। और ये हिपैरिन एंटीकोगुलेंट मीन्स जब भी हमारी बॉडी में कहीं ब्लड में क्लॉट्स वगैरह बन जाएँ तो हम मतलब एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये जो हिपैरिन है हमारी बॉडी में एंटीकोगुलेंट का काम करता है। ये देखिए स्ट्रक्चर है मोनोसाइट्स का, अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, ये दो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। और ये वो जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं, ये न्यूट्रोफिल, देखिए ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एनिसोफिल, और ये बेसोफिल। सबसे ज़्यादा ये न्यूट्रोफिल होते हैं। उसके बाद ये लिम्फोसाइट्स हमारी ब्लड में ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद जो आते हैं ये आ जाते हैं मोनोसाइट्स, फिर ये एनिसोफिल, फिर आ जाता है बेसोफिल। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट जो होता है 6 to 8% हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी शेप के इसका न्यूक्लियस होता है, ये देखिए। और ये फैगोसाइटोटिक इन एक्शन होता है। फैगोसाइटोसिस, जैसे कि न्यूट्रोफिल का फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस करना, वैसे ही मोनोसाइट्स का भी फंक्शन फैगोसाइटोसिस करना होता है। उसके बाद आ जाता है लिम्फोसाइट्स, जो कि 20 to 25% हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। कितना होता है, 20 to 25%। इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन ही है कि हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो ये जो लिम्फोसाइट्स है ये इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। और जब भी हमारी बॉडी में HIV इन्फेक्शन हो जाता है, एड्स वगैरह को, सबसे पहले HIV में जो वायरस होता है वो सबसे पहले हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स को ही किल करके फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू होता है उसका। तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाता है प्लेटलेट्स में हम पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि क्लॉटिंग
हो सके। ये ब्लड क्लॉट, जब भी हमें कोई इंजरी वगैरह होती है तो हमें जो खून बहना बंद हो जाता है वो उनका काम, ये प्लेटलेट्स का काम होता है वो। साइज़ होता है 2 to 3 माइक्रोन मीटर। लाइफ स्पैन होता है 3 to 4 डेज़। एवरेज काउंट है 1.5 लाख to 3.5 लाख। जब भी ये प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाने होता है तो फिर जैसे डेंगू वगैरह जो भी होता है उसमें हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं प्लेटलेट्स का, ठीक है। टोटल प्लेटलेट्स का काउंट चेक करते हैं। जब ये कम हो जाते हैं तो फिर हमारी बॉडी में ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है फिर। अच्छा, प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज़ तो कार्ड उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये जो प्लेटलेट्स है ये कहाँ से डिराइव होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स है बोन मैरो सेल से, बोन मैरो से रिलीज होते हैं, मतलब प्रिपेयर होते हैं बोन मैरो में। फंक्शन इसका है हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इंजर्ड टिश्यू होता है, ये जो ये लिखा है यहाँ पर इंजर्ड टिश्यू, ये रिलीज़ करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। हमारी बॉडी में जो भी टिश्यू इंजर्ड हो जाता है, कोई भी हमारी बॉडी का पार्ट जैसे इंजर्ड हुआ तो वो वहाँ पर क्या रिलीज़ करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो अगर हमारी बॉडी का एक्सटर्नल इंजरी है तो उसमें हम ये जो रिलीज़ करता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अगर इंटरनल इंजरी है तो वहाँ पर प्रोड्यूस होता है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। जैसे इंजरी एक्सटर्नल इंटरनल भी होती है हमारी, कभी कभी इंसान की बॉडी में अगर इंटरनली चोट लगी है तो इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है। वहाँ पर जो ब्लड क्लॉटिंग का काम है प्लेटलेट्स करते हैं। जो इंटरनल इंजरी है क्या रिलीज होता है, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और एक्सटर्नल इंजरी के लिए होता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, रिएक्ट करता है विद प्लाज्मा प्रोटीन हमने पढ़ी है जो पीछे क्या थी दूसरे लेक्चर में, रिएक्ट करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। और क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम के साथ फिर ये क्या बन जाता है, ये बना देते हैं थ्रोम्बोकाइनेस के बाद क्या होता है कि जो फिर प्रोथ्रोम्बिन जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन के साथ मतलब उसके साथ मिलके ये इसकी मदद से, थ्रोम्बोकाइनेस की मदद से चेंज हो जाता है किसमें, थ्रोम्बिन में। फिर फाइब्रिनोजिन जो नेक्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर है वो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। और फिर जो फाइब्रिन होता है ये क्या करता है, सील्स द वॉन्ड, और ये वॉन्ड को सील कर देता है। और ये पहले सॉल्युबल होता है फिर ये इनसॉल्युबल हो जाता है। ये क्या करता है, वॉन्ड को सील कर देता है। वॉन्ड होता है ज़ख़म, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारी इंजरीज़ होती हैं उनको सील कर देता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, हम ये क्लॉटिंग फैक्टर्स देख लो कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। फाइब्रिनोजिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है। सबसे मतलब 13 है ये क्लॉटिंग फैक्टर। सबसे पहला है फाइब्रिनोजिन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ है कैल्शियम, फिफ्थ है प्रोएसिलिन, और ये 6 वाला है अभी ये इसका कुछ पता नहीं है कौन सा है। 7 है प्रोकन्वर्टिन, फिर 8 है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। और जो ये एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन है ये डेफिशिएंसी काज करता है। अगर ये डेफिशिएंट हो जाए तो हमारी बॉडी में काज हो जाता है हीमोफिलिया ए, ठीक है। और ये क्रिसमस फैक्टर है जो कि 9 वाला क्लॉटिंग फैक्टर है, ये काज करता है हीमोफिलिया बी अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। फिर ये आगे बाकी के 10th स्टॉर्ट फैक्टर है, पीटीए है, हैगमैन फैक्टर है, फेब्रिन स्टेबलाइजिंग है, ये 13 है। ये सब क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लो।